हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी ज्योति देशवाल। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। एग्जाम्स आपके काफ़ी नज़दीक है और जैसा आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, ये तो आपको पढ़ते पढ़ते अभी तक समझ में आ गया होगा। और एग्ज़ाम के पहले हमें सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती है। सो इतने सारे सिलेबस को आप कैसे कवर कर पाओगे मैम? उसके लिए तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ 1 डे बिफोर के नोट्स होने चाहिए। यस, सो ये वीडियो आपके लिए इसी वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कि इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाने कैसे हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो अपनी क्लासेस के अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। लेकिन अगर आप अपने खुद से नोट्स बनाते हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। या आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं और आपने, हो सकता है कि आपने मेरी क्लासेस नहीं ली, कहीं और से आपने क्लासेस ली है और आपके नोट्स नहीं आपके पास अवेलेबल है, या आपने मेरी क्लासेस लिए फिर भी नोट्स नहीं बनाए हैं, या आप नोट्स बना रहे हो खुद से। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं डेफिनेटली जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है जो आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करी है। ओके, इन आइदर सिचुएशन दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। राइट, सबसे पहले देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आसान है काफ़ी सब्जेक्ट, लेकिन वास्ट है सब्जेक्ट। दो आपके पोर्शन है, माइक्रो है, मैक्रो है, फिर इंडियन इकोनॉमी भी है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 1 डे बिफोर नोट्स रेडी रखो। एंड क्योंकि यहाँ से जो पेपर बनेगा एमसीक्यू में बनेगा, तो जितने कंसाइज नोट्स होंगे, टू द पॉइंट नोट्स होंगे, उतना ही ये सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले देखो, जब आप नोट्स बनाते हो, मैंने एक चीज़ ये ऑब्जर्व करी है व्हेन इट कम्स टू थ्योरी के नोट्स, कि बच्चा सोचता है कि जैसे अभी तक मैं नोट्स बना रहा था ना, उसी तरीके से मेरे को आगे थ्योरी के नोट्स बनाने चाहिए, जो गलत अप्रोच है। मतलब देखो, जब आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू का है, तो आपको वैसे नोट्स नहीं बनाने जैसे आप बाकी सारे थ्योरी के सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाते हो। जैसे आप लॉ के नोट्स बनाते हो, वो अपना अप्रोच नहीं होना चाहिए। तो मेरे को पूरी बुक दोबारा से नहीं लिखनी है, इतना कंटेंट अपने को नहीं लिखना है, क्योंकि पेपर आएगा एमसीक्यू में, तो मेरा फोकस होगा उन पॉइंट्स के ऊपर जहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, वही तो हम डिस्कस करेंगे। और ना ही हर एक लाइन जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ना ही आप पूरी बुक को पढ़ पाओगे एग्जाम से पहले। ओके, आपने एक बात और नोट करी होगी कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एक डेफिनेशन दी गई है, फिर उसी डेफिनेशन को दोबारा से बताया जा रहा है, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, ऐसा करके। तो अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ चुकी है और जो लाइन आपको दिखाई दे रही है सिंपल है, ये मेरे को पता है, मैं जीवन में कभी नहीं भूलने वाला या भूलने वाली, आप उसको नोट्स में मत इनकॉर्पोरेट करो। ओके, सो जितने भी आपके एक ही डेफिनेशन के 2 मतलब दिए हुए हैं, 3 मतलब दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक डेफिनेशन अपने को पिकअप करनी है और लिख लेनी है उसको। और पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको लिखना है, कीवर्ड को लिखना है। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो वो बात होगी बेटा जो आपको नहीं करना है। दूसरा, ये आपको थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा। आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो नोट्स लेक्चर्स के साथ बनाते हैं। आप कोशिश करो कि आप लेक्चर्स के साथ नोट नहीं बना रहे हो। अभी तो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होने वाला, तो आपने, ये तो आपका निकल चुका है, ठीक है। लेकिन जितना बचा भी हुआ है उसके लिए भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि जैसे आपका लेक्चर चलता है ना, उसके साथ मत बनाओ। जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तब आप उस चैप्टर के नोट्स बनाओ। चैप्टर एज इन यूनिट खत्म हो जाता है। उससे फायदा क्या होता है कि जब आपने पूरा यूनिट कर लिया तो आपको ये समझ में आ चुका है कि इस पूरे यूनिट के अंदर क्या है, कौन से टॉपिक का लिंकिंग किसके साथ है। ये हम क्लास के अंदर वैसे फ्लो इसी तरीके से पढ़ते हैं, बट आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नोट्स बना रहेंगे जिस तरीके से आपकी बुक के अंदर कंसेप्ट है। ओके, बहुत सारी रेपिटेशन होती है, एक कंसेप्ट का डिस्कशन दूसरे कंसेप्ट में आता है। तो जब आप पूरा यूनिट पढ़ लेते हो तो आप बहुत सिस्टमेटिक नोट बना पाओगे। आपने यूनिट पढ़ लिया, उस यूनिट के आपने क्वेश्चन कर लिया, अब आपको ये भी पता है कि कौन से पॉइंट से एमसीक्यू बनता है। तो इससे अच्छा तरीका ही नहीं है नोट्स बनाने का कि पूरा आपने लेक्चर्स देख लिया, आपको समझ में आ चुका है, आपको क्या मुश्किल लगा आपको ये पता लग चुका है, ठीक है। आपने एमसीक्यू देख लिया, अब आपको ये पता कि एमसीक्यू कौन से पॉइंट्स के ऊपर बनते हैं। अब आपको वो लाइन में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसको आप कीवर्ड कहते हो, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब आप बैठ के नोट्स बनाओ। एक तो आपका टाइम कम लगेगा, छोटे नोट्स बना पाओगे बेटा। दूसरा, आपको ये पता होगा कीवर्ड कौन सा है। तीसरा, आपका रिवीजन भी होगा नोट्स बनाते हुए, जब आपने पूरा जो यूनिट है वो कंप्लीट करने के बाद नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा फॉर्मूला है क्या नोट्स बनाने का, क्योंकि मैं आपको नोट्स देती हूँ और आपने एक बात नोट करी होगी कि जिस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें क्लास में लग जाता है आई थिंक 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उसी को हम 1 घंटे के अंदर आराम से उनको नोट्स में समराइज कर सकते हैं। ओके, और वो भी एक आर्ट होती है नोट्स बनाना। और वो क्या है कि आप नोट्स को बनाओगे फ्लो चार्ट्स में, जितना हो सके फ्लो चार्ट्स को यूज करो। और डिस्क्रिप्टिव पोर्शन कम अपने को लिखना है, मतलब लिखने वाली थ्योरी कम रखो।
अब ये फ्लो चार्ट होता क्या है, मेरे पास अभी नोट्स ओपन नहीं तो मैं आपको दिखा देती, है ना। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो अपने को पता है कि हम फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमांड का एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, और डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, क्योंकि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर मेन टॉपिक लिख दिया कि ये फैक्टर्स है जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। फिर कौन कौन से फैक्टर होते हैं मैम, प्राइस, ठीक है, तो आपने प्राइस लिख दिया। अब यहाँ पे प्राइस का जो भी कीवर्ड है, जो भी की कंसेप्ट है वो लिखना है कि कहता क्या ये कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, ये रिलेशनशिप है। ऐसे अपने को नोट्स बनाने हैं। अब ऐसे 4 फैक्टर है मान लेते हैं, तो 4 फैक्टर को आप ऐसे लिखो, दूसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर क्या है, चौथा फैक्टर क्या है। अगर बहुत सारे फैक्टर है तो नीचे ले जाओ। तो मतलब अपने को फ्लो चार्ट की फॉर्म के अंदर ये नोट्स बनाने हैं। सिंबल्स अगर आप यूज करोगे आपका टाइम बचेगा। नोट्स बहुत ही ज्यादा कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। थ्योरी लिखोगे, एक तो लिखने में टाइम जाएगा, फिर दोबारा से जब रिवीजन करने के लिए आओगे तो पढ़ने में टाइम जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस। तो मैंने आपको बोला ना, जब आप नोट्स बनाओगे कीवर्ड के ऊपर फोकस करो बेटा। फिर आपको डेफिनेशंस लिखनी है। यस, डेफिनेशन में भी कीवर्ड कहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे? क्लास में अब मैं बोलती रहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, हमने हाईलाइट भी किए हुए हैं। नहीं तो आप साथ में एमसीक्यू का कंपाइलेशन खोल लो जो आपको मिला है। कोई ना कोई टीचर का एमसीक्यू का कंपाइलेशन तो आपके पास होगा ना। अच्छा, मैं एमसीक्यू की बात करूँ तो सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही मैं, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, एमटीपी, आरटीपी, वो सारे क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। राइट बेटा, जब आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हो ना, या कोई भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, कई बार उसकी एक्सेप्शन होती है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है, उसके साथ आप लिख लो। राइट, नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट अपने को लिखना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इकोनॉमिक्स के अंदर काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग बातें बोली हुई है, तो अपने को नाम लिखना है इकोनॉमिस्ट का और उसको हाईलाइट करना है। कहीं पे कोई स्पेशल ईयर आ रहा है उसको लिखकर हाईलाइट करो स्पेशली, क्योंकि उसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। कोई नंबर का रेफरेंस आ रहा है, जैसे कि हमने मैक्रो के अंदर वो कंसेप्ट पढ़ा था हॉरिजॉन्टल इक्विटी का, वर्टिकल इक्विटी का, है ना, 44%, 45%, तो वो क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, वो आप लिखो ऐसा कि भाई इस केस में ये कोई और कोई नंबर का रेफरेंस आ रहा है, स्पेशली उसको हाईलाइट करो। अजम्पशंस, जिस भी कंसेप्ट के साथ अजम्पशंस दी गई हैं, अजम्पशंस लिखो, और पूरी पूरी अजम्पशन ने लिखनी है, जो कीवर्ड है वो लिखना है। और मैंने आपको बता दिया बेटा कि कीवर्ड आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्वेश्चन की हेल्प लोगे आप, क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन की आप हेल्प लोगे। एक और चीज अपने को यहाँ पे इंश्योर करनी है कि जब आप नोट्स बनाते हो कंसेप्ट के नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। इसका रीजन पता है क्या है, कि जब आप ना क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे, कोई भी नया आरटीपी आता है या कोई आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपको मिल जाता है, उसको आपको कंसेप्ट में इनकॉर्पोरेट करना है। क्योंकि मैंने बोला ना, ये नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि वन डे बिफोर में आप क्वेश्चंस नहीं खोल के बैठ रहे हो, ये नोट्स से पढ़ के जा रहे हो, सब कुछ नोट्स के अंदर है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने एक प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये ऑब्जर्व करी कि वो ना फिगर्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ये डायग्राम आता है, उसकी इंटरप्रिटेशन लिखी होती है बुक के अंदर, दे गेट वेरी कंफ्यूज्ड। उसका इजी सोल्यूशन क्या है, आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है ना, आप अपने नोट्स के अंदर वो फिगर बनाओ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप डिमांड कर्व बना रहे हो, आप सप्लाई कर्व बना रहे हो, या कोई भी प्रोड्यूसर सरप्लस का कोई आपने या कंज्यूमर सरप्लस का आपने कोई डायग्राम बना दिया, जो भी टॉपिक है अपना, राइट। फिर उसकी इंटरप्रिटेशन अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखो। मैंने लिखवाई हुई है बुक के अंदर, आपके नोट्स के अंदर तो स्पेस है। अगर आप मेरे स्टूडेंट तो वही इंटरप्रिटेशन आपके नोट्स के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, कंसेप्ट आना चाहिए, वो डायग्राम का इंटरप्रिटेशन अपने को पता होना चाहिए। वो रेप्लिका तो कभी भी आएगा नहीं, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वही आपके पॉइंट्स लिखे हुए नहीं आएंगे वहां पे ABCD ऐसा, वो चेंज करके आएगा। इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट, अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिखो। मॉड्यूल खोल के देखोगे ना तो डायग्राम का इंटरप्रिटेशन इतना बड़ा बड़ा होता है, इतना टाइम नहीं अपने पास एग्जाम से पहले पढ़ने का। ओके, एंड आपको पॉइंटर्स बनाने हैं रिकॉल करने के लिए। पॉइंटर्स मतलब कि जैसे कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी बहुत बल्कि है। इंटरनेशनल ट्रेड आप खोल के देख लो, है ना। हमने जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था पब्लिक फाइनेंस, कितनी थ्योरी है, उसके अंदर एक ही बात लिखी हुई है, बट उसकी एक हेडिंग बना लो कि अच्छा इस पॉइंट के अंदर ये मेन कंसेप्ट है, ये बात हो रही है, आप उसको रिकॉल कर पाओगे बहुत आसानी से। तो मेरा मेन फोकस क्या है, लर्न करने के ऊपर नहीं है, मुझे पॉइंटर्स बनाने हैं टू नॉट टू लर्न बट टू रिकॉल। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक सेपरेट शीट बनानी है चैप्टर वाइज, और उस सेपरेट शीट के ऊपर जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आप लिखोगे। तो आपने फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 6 किया, नेशनल इनकम के सारे फॉर्मूलाज एक साथ आपको लिख लेने हैं। आपने मनी मार्केट का चैप्टर किया, उसके चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है एक साथ आप वहाँ पे लिख लो। एंड आप कोशिश ये करो कि हर एक फॉर्मूला से जुड़ा हुआ जो एक सैम्पल क्वेश्चन है एमसीक्यू का, उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो। जैसे कि मैंने आपको जब डिमांड वाला चैप्टर कराया,
तो डिमांड वाले चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे, पॉइंट मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, है ना, परसेंटेज चेंज मेथड, इलास्टिसिटी को कंप्यूट करने के। तो वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ क्वेश्चन साथ में सॉल्व करे थे। मैंने फॉर्मूला बता दिया, फिर नीचे एक एग्जाम्पल के तौर पे वो क्वेश्चन बना के लिख दिया। एक क्वेश्चन हर एक मेथड का साथ में रख लो, ताकि आपको साथ में जब आप नोट्स करो ना तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड्स टू कंसिडर जब आप नोट्स बनाओगे। ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल नोट्स बनाने हैं। राइटिंग के ऊपर आप फोकस ना करें प्लीज़। राइटिंग, सुंदर नोट कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, नोट कितने इफेक्टिव है, नोट्स कितने इफेक्टिव है उससे फर्क पड़ता है। अच्छे नोट्स वही नोट्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले आपके लिए सब्जेक्ट आसान करते हैं, और यही सारी चीज़ें जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। ओके, यस, उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई और वीडियो है जो आप चाहते हो इस सब्जेक्ट के ऊपर, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डालना। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।